गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज गौरव प्रजापति। सक्सेस पाथ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम थर्ड सीरीज पॉलिनोमियल को देख रहे हैं, जिसके पहले लेक्चर्स में हमने देखा था अलजेब्रिक डिवीजन के बारे में कि किस तरह हम अलजेब्रिक डिवीजन को सॉल्व करते हैं, किस तरह न्यूमेरिकल डिवीजन और अलजेब्रिक डिवीजन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जिस तरह हम न्यूमेरिकल डिवीजन को सॉल्व करते हैं उसी तरह हमने अलजेब्रिक डिवीजन को भी सॉल्व करना सीखा था। इसके साथ साथ हमने ये भी सीखा था कि अलजेब्रिक डिवीजन को किस तरह इजी बनाया जा सकता है। जिस तरह हम न्यूमेरिकल डिवीजन को सॉल्व करते थे उसी तरह हमने अलजेब्रिक डिवीजन को भी सीखा था। और आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स के जीरो कैसे निकाले जाते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते किसे हैं। मेरा एक वीडियो के पार्ट में लेक्चर में रह गया था कि पॉलिनोमियल्स fx इक्वल टू मैंने कुछ लिखा था और उसके बाद में मैंने बोला था इसको रीअरेंज करना है अकॉर्डिंग टू पॉलिनोमियल। तो आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल होती क्या चीज है और उसके जीरो कैसे निकाले जाते हैं और किस तरह हम क्वाड्रेटिक के जीरो बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, आज हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल वो चीज होती है जो fx के रूप में या किसी बुक्स में px के रूप में लिखी जाती है। px के रूप में वेरिएबल और कांस्टेंट की ऐसी एक्सप्रेशन, px के रूप में वेरिएबल और कांस्टेंट की ऐसी एक्सप्रेशन जिनके बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन हो। जैसे कि मैं यहां पर एक लिखने जा रहा हूं, देखिए जनरल पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखने के हिसाब से बोल रहा हूं। px इज इक्वल टू x a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन a 0 और x की पावर 0। अच्छा देखिए फ्रेंड्स, देखिए px की ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर x की टर्म n से लगाकर 0 हो, n से लगाकर कहां तक हो, 0 हो, उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर ये पॉलिनोमियल कांस्टेंट और वेरिएबल्स का मिश्रण होता है, मतलब कांस्टेंट वेरिएबल मिक्स रूप से होते हैं। अच्छा देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल कैसे बोल रहा हूं, जैसे देखिए a यहां पर लिखा है मैंने, ये सब हमारे लिए क्या है, a इज इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, कांस्टेंट लिखा है। अच्छा x इज इक्वल टू क्या है हमारे लिए यहां पर, वेरिएबल से। अच्छा कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, और उनके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरह कांस्टेंट और वेरिएबल में डिफरेंशिएशन किया जाता है। आज हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास तीन टाइप की पॉलिनोमियल्स होती है, पॉलिनोमियल्स इन लीनियर पॉलिनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल और बहुत सारी पॉलिनोमियल्स होती है, लेकिन हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम केवल इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और इसको जीरो कैसे निकाले जाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ जो n है वो n इज द नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। अच्छा नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, n की पावर कहां से स्टार्ट हो सकती है, n की पावर स्टार्ट हो सकती है यहां पर 0 टू इंफिनिटी तक जा सकती है, 0 टू इंफिनिटी तक जा सकती है। इसका मतलब यहां पर हम n की अलग अलग वैल्यू रखकर इस पॉलिनोमियल को हम निकाल सकते हैं। अच्छा दूसरी चीज ये देखते हैं कि यहां पर देखिए n-1 है, n-2 है, n-3 है, तो पॉलिनोमियल में कभी भी ये वाला जो पार्ट है, यदि ये वाला जो पीछे वाला पार्ट है कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा पॉलिनोमियल के x की पावर कैसे चलेगी, पॉजिटिव चलेगी। अच्छा नेगेटिव पॉलिनोमियल्स भी होती है लेकिन हम उसको नहीं देखेंगे, हमारे 10th क्लास के कोर्स में केवल क्या है, पॉजिटिव पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया गया है। इसलिए जो n की पावर है, ये n की पावर है, ये इंफिनिटी टू कहां तक जा सकती है, इंफिनिटी टू तक कहां से जा सकती है, 0 तक जा सकती है। इसका मतलब यहां पर इंफिनिटी भी रख सकते हैं, कुछ भी जो आपकी इच्छा हो वो रख सकते हैं। अच्छा हमारे कोर्स में क्या है, n की इक्वल टू, n की वैल्यू क्या क्या है, n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है। इसके अलावा हमारे क्वेश्चन में, हमारी आरबीएसई बुक्स में या सीबीएसई बुक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, इन तीनों के अलावा और कुछ नहीं है, और इन तीनों के ही जीरो निकालने के लिए बोला गया है। यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ही मैं यहाँ पर इस इक्वेशन में n इक्वल टू 1 रखता हूं। अच्छा देखिए यहाँ पर रखते हैं n इक्वल टू 1, एक ही अंदर है। अच्छा आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने कांस्टेंट लिखा एक और यहाँ पर a n n माइनस n n तक लिखा है। अच्छा देखिए हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट में a से लेके z तक केवल 26 वर्ड्स होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर n वेरिएबल्स है। तो मैंने क्या किया, एक ही वेरिएबल्स को लिया, एक ही कांस्टेंट को लिया और एक ही कांस्टेंट्स को लेके यहाँ पर n n-1 n-2 रख के अलग अलग उनको डिफरेंस कर दिया है। इसलिए आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हुआ तो ये कि ये एक जनरल पॉलिनोमियल की इक्वेशन में n कहां से आया है, कुछ नहीं है, ये एक कांस्टेंट को दिखाने का तरीका है, उन्हें अलग अलग डिफाइन करने का तरीका है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा देखिए यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन में n इक्वल टू मैं 1 रखने जा रहा हूं। जैसे ही मैं n इक्वल टू 1 रखूंगा तो देखिए
px की इक्वेशन क्या बनती है, px इज इक्वल टू, यहां पर 1 रखिए तो यहां आता है a की पावर 1 x की पावर 1 प्लस n माइनस 1 मतलब a की पावर 0 और x की पावर 0, उसके बाद n माइनस 2 मतलब 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो मैंने पहले ही बोला है कि माइनस वाली टर्म को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इस टाइप की इक्वेशन को बोलते हैं मोनोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल। अच्छा देखिए, जब हम किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में, जब कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में n इक्वल टू 1 रखते हैं तो जो पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारे पास फॉर्म होकर आती है उसको बोलते हैं मोनोनोमियल। अच्छा देखिए, यहां पर n इक्वल टू 2 रख रहा हूं px में, तो px में n इक्वल टू 2 रखने पर क्या आता है, देखिए a2 x की पावर 2 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0। अच्छा देखिए, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। अच्छा देखिए, इस बाइनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोला जाता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बोली जाएगी जब हम px इक्वल टू क्या रख देंगे? 0। px की वैल्यू जब इक्वल टू 0 हो जाएगी तो यही हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी। इसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। अच्छा देखिए, n इक्वल टू 3 रखते हैं हम यहाँ पर। अब px की वैल्यू n इक्वल टू 3 रखी है, जैसे ही मैं 3 रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? a3x की पावर 3 प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0x की पावर 0। इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। अच्छा देखिए, बाइनोमियल ट्राइनोमियल तक ही हमारे तक है कोर्स में, मोनोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल तक कोर्स में है। अब यहाँ पर देखिए a1 a0 लिखा हुआ है, इस तरह की इक्वेशन से हमें दिखती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब देखिए यहाँ पर जो हमने यहाँ लिखा है x की पावर 0, x की पावर 0। अच्छा देखिए, किसी भी की भी पावर 0 होती है तो इसका मतलब क्या होता है? 1। जैसे 1 की पावर 0 लिखूं तो क्या आएगा? 1 की पावर 0 लिखने पर हमारे पास क्या आएगा? 1 आएगा। अच्छा 2 की पावर 0 लिखूंगा तो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। अच्छा 3 की पावर 0 लिखूंगा तो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो मैं x की पावर 0 लिखूं, यदि मैं x की पावर क्या लिखूं? 0 लिखूं तो मेरे पास हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पर x की पावर यदि यहाँ 0 लिखी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप x की पावर लिखो और यहाँ आप नहीं लिखना चाहते हो तो भी नहीं लिख सकते हो। अच्छा काफी बुक्स में ये नहीं लिखा हुआ है तो कोई भी चल सकता है, और काफी बुक्स में लिखा हुआ भी है तो भी चलेगा। उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना कि सर x की पावर 0 आपने लिखा है तो हम इसे लिखें या नहीं लिखें। दूसरी चीज सर, यहाँ पर अब काफी बुक्स में लिखा हुआ है a1 a2 की जगह एक स्पेसिफिक नाम ले रखा है। तो मैंने जैसे ही पहले बोला था कि यहाँ पर an -1 an -2, यहाँ पर मेरे पास इंफिनिटी अल्फाबेट्स नहीं है, इंग्लिश के अल्फाबेट्स इंफिनिटी तक नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या कर रखा था? an-1 रखा होता। अब यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट कितने हैं? 1 and 2, 1 2 and 3, 1 2 and 3 4। तो यहाँ पर हम ABCD के नाम इसका रख सकते हैं। चलो देखते हैं हम आगे किस तरह हम किसी भी इक्वेशंस के जीरो कैसे फाइंड कर सकते हैं, उनको देखते हैं। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को इक्वल टू 0 किया जाए। इक्वल टू क्या किया है? 0 करने के बाद जो x की वैल्यू आती है, x की जो भी वैल्यू आएगी हम उसको क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल्स का जीरो। इस तरह हम किसी भी पॉलिनोमियल की जीरो निकाल सकते हैं। अच्छा देखिए किस तरह निकालते हैं। हम पहले n इक्वल टू 1 की बात करते हैं। n इक्वल टू 1 लिखने पर हमारे पास जो px की इक्वेशन आई थी वो ये थी a1x प्लस a0। अच्छा देखिए यहाँ पर मैं एक और चीज बताने जा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। यदि किसी भी वेरिएबल्स के आगे ये हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स के आगे कांस्टेंट लिखा हो, वेरिएबल के आगे क्या लिखा हो? कांस्टेंट लिखा हो, तो उसे उस वेरिएबल का कोफिशिएंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोफिशिएंट। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं? a1 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x। a1 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x। अच्छा देखिए उसके बाद में ये जो पीछे वाली जो टर्म बच जाती है जो बिना x के साथ है, बिना x के मतलब x की पावर 0 के साथ है, जैसे a0 लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म्स। समझ में आ गया? इसका मतलब x के साथ कोई भी वेरिएबल के साथ आपको कांस्टेंट टर्म दिखे तो उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, और यदि हमारे पास सिंगल दिखे तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। अब हम बात कर रहे हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मैं पहले बता चुका हूं कि किसी भी px
किसी भी px इक्वेशन को आप जीरो कर देते हैं तो उसके बाद जो इक्वेशन जो वैल्यू आती है x की उसे बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूं, px इज इक्वल टू क्या लिखने वाला हूं, जीरो। px इज इक्वल टू क्या लिखने वाला हूं, जीरो। अच्छा px इज इक्वल टू जीरो रखने वाला हूं तो इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, मुझे जीरो करना पड़ेगा। अब भी देखिए यहां पर देखिए a1 और a0, a1 और a0 दिख रहा है आपको। इस a1 और a0 को मैं थोड़ा सा चेंज करके मैं लिख रहा हूं ax प्लस b, क्योंकि यहां पर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो मैंने बोल दिया यहां a भी कांस्टेंट और b भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं a और b लिखना चाह रहा हूं, ठीक है। अच्छा a और b लिखने जा रहा हूं तो इसलिए मैं इस इक्वेशन को इक्वल टू जीरो करने वाला हूं। तो देखिए क्या आ रहा है, ax प्लस b इज इक्वल टू जीरो, ex प्लस b इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहां पर जीरो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम b को उधर लेके जाएंगे क्योंकि b हमारे पास कांस्टेंट है। तो b को उधर लेके जाने पर क्या आता है मेरे पास, देखिए ax इज इक्वल टू माइनस बी, ठीक है। अच्छा a इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोनोनोमियल इक्वेशन में यदि हम इस इक्वेशन का जीरो निकालेंगे तो ये होता है माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए इसका मतलब हम लिखने जा रहे हैं कि माइनस में कांस्टेंट टर्म उसके अकॉर्डिंग देखिए a0 को हमने क्या बोला था, कांस्टेंट टर्म लिखा था। अच्छा a0 क्या है, यहाँ पर b है और a1 यहाँ पर क्या है, a है। तो हम क्या लिख रहे हैं, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय a की वैल्यू बात कर रहे हैं तो a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x। समझ में आ गया बेटा। इसका मतलब हम क्या हुआ, किसी भी मोनोनोमियल इक्वेशन में यदि हम उस इक्वेशन का जीरो निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, जीरो, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, माइनस के साथ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस के साथ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। अब हम बात कर रहे हैं बाइनोमियल की बात कर रहे हैं, मतलब n इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं। तो जहां पर मैं n इक्वल टू 2 रखने वाला हूं, देखिए क्या आता है n इक्वल टू 2 पे, जैसे ही मैंने n इक्वल टू 2 रखा, n इक्वल टू क्या रखा मैंने, 2 रखा, तो मेरी px की इक्वेशन क्या थी, यहां पर चेक करते हैं, a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0, ठीक है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूं। इस चेंज करने के बाद मैं इसको क्या लिखने वाला हूं, देखिए a1x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इस इक्वेशन में। अच्छा देखिए ये a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है। अब इसके देखो यदि मुझे जीरो निकालना है, इसके मुझे क्या निकालना है, जीरो। अच्छा जीरो के बारे में मैं एक चीज बताना भूल गया था आपको, जीरो क्या चीज होती है, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन को यदि हम जीरो करते तो वो जीरो होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि किसी भी पॉलिनोमियल में कितने जीरो होते हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ जीरो। यहां पर बात कर रहे हैं हाउ मेनी नंबर्स ऑफ जीरो, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ जीरो, मतलब कितने जीरो होंगे, हम बिना उस चेक करे पॉलिनोमियल को देख के बता सकते हैं। जितनी x की हाईएस्ट पावर होगी, x की हाईएस्ट पावर जितनी भी x की हाईएस्ट पावर होगी उसके इक्वल टू नंबर्स ऑफ जीरो होंगे, इसका मतलब मैं क्या बोलने जा रहा हूं, यदि मैंने px इज इक्वल टू लिखा है x2, इसका मतलब इसके अंदर जीरो कितने होंगे, 2 जीरो होंगे। नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर्स ऑफ जीरो कितने होंगे, 2 होंगे। अच्छा देखिए मैं px इज इक्वल टू लिखने जा रहा हूं x की पावर 100 और उसके बाद लिखने जा रहा हूं प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जीरो कितने होंगे, 100 होंगे, इसके अंदर जीरो कितने होंगे, 100 होंगे। अब देखिए बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पीछे वाली टर्म्स है या नहीं है, पीछे वाली टर्म्स से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, हमें बस ये देखना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द x कितना है। हाईएस्ट पावर ऑफ x जितना भी होगा वो उसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरो होंगे, मतलब काउंटिंग ऑफ जीरो होंगे। यहाँ पर हम बाइनोमियल की बात कर रहे हैं, इस बाइनोमियल इक्वेशन में या फिर इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसके जीरो कितने होंगे, 2 होंगे। कितने होंगे, जीरो। इधर कितने जीरो होंगे, 100 जीरो होंगे। तो पता चल गया जितनी x की हाईएस्ट पावर होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो होंगे। अच्छा इसका मतलब बाइनोमियल इक्वेशन में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2 होंगे। अच्छा इस 2 नंबर ऑफ जीरो को मैंने 2 अलग अलग नाम दे रखा है, इन 2 अलग अलग जीरो को हमने 2 अलग अलग नाम दे रखा है।
जिसको बोलते हैं अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। अब इस अल्फा और बीटा को निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। हम इसके अंदर क्या निकाल सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, या फिर इसके परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हमारे पास एक सीधाचार्य सूत्र जिसे हम जर्नल फॉर्मूला कहते हैं उससे भी हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उसके जीरो निकालने की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके रिलेशनशिप के बारे में देखेंगे। रिलेशनशिप का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इस अल्फा और बीटा के साथ कौन कौन से रिलेशन परफॉर्म करने पर हमारे पास क्या क्या सॉल्यूशंस आते हैं वो हम देखेंगे। देखिए अल्फा और बीटा को निकालने का मेथड्स हम बाद में देखेंगे, बस इसके जस्ट एक सेकंड बाद में देखेंगे, बट पहले हम ये देख लेते हैं इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, क्योंकि वो रिलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, स्पेशली आरबीसी वालों के लिए, क्योंकि अल्फा और बीटा को लेके वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज है तुम्हारी जो पॉलिनोमियल वाली, उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन अल्फा और बीटा से मिलकर देखा है। अच्छा देखिए अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है यहाँ पर हमारे, ठीक है। अच्छा देखिए एक और बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब हम बाइनोमियल पढ़ेंगे, अच्छा बाइनोमियल मैं अलग से नहीं पढ़ाने वाला, बाइनोमियल इसी के साथ मैं कवर करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं आपको बोलने वाला हूँ कि बाइनोमियल जब हम पढ़ेंगे तब इधर जीरो को हम क्या करेंगे, रूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीरो। इसका मतलब रूट बोलो या जीरो बोलो, दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। इसका मतलब चाहे रूट निकालने के लिए एग्जाम में लिखा जाए, चाहे जीरो निकालने के लिए एग्जाम आ जाए, हमें क्या निकालना है, अल्फा और बीटा। हमें क्या निकालना है, अल्फा और बीटा। अच्छा इस अल्फा और बीटा निकालने के मेथड से पहले हम इसके रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप क्या होता है। देखिए इस रिलेशनशिप के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा कर रहा हूं, अल्फा प्लस क्या कर रहा हूं, बीटा। जैसे ही मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूं तो इस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आती है हमारे पास वो होती है -b/a। ये कहां से आया है इसका हम फुल कोर्स में देखेंगे, बस आप इतना ध्यान रखिए कि बस ये आता है, ठीक है। अभी हम क्रैश कोर्स में पढ़ने वाले हैं, तो क्रैश कोर्स में केवल इतना ही आता है, -b/a होता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो हमारे पास होता है c/a। क्या होता है, c/a। अच्छा देखिए -b मतलब क्या लिखा हुआ है, माइनस के साथ क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पर बात करें तो क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा और इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है। तो हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पक्का आने वाला है। अब देखिए बाइनोमियल्स के जीरो के अंदर हम अलग एक वेक्टर बनाने वाले हैं जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलेंगे। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं बाइनोमियल्स के जीरो कैसे निकाले जाते हैं, जो हमारे पास 3 मेथड्स हैं, उन सबको मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। अभी आप केवल ये समझ लीजिए कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के बाद उनके बीच में रिलेशंस क्या होता है, उनके बीच का रिलेशन कैसे निकाला जाता है, हमने वो देखा था बस। अब हम जा रहे हैं ट्राइनोमियल के ऊपर। ट्राइनोमियल के ऊपर क्या होता है, n इक्वल टू क्या रखने वाला हूं मैं यहाँ पर, 3 रखने वाला हूं। n इक्वल टू क्या रखने वाला हूं, 3। जैसे ही मैं n इक्वल टू 3 रखूंगा तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, px इज इक्वल टू a3 x की पावर 3 प्लस a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। ठीक है सर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, a1 a2 a3 a4 लिख देंगे, लिखा है उसकी जगह हम चेंज करके थोड़ा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अच्छा देखिए यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका मतलब 3 जीरो होंगे। इन तीनों जीरो का नाम रख रहा हूं मैं अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा। अब यहाँ पर अल्फा बीटा एंड गामा निकालने के लिए हमारे पास कोई भी एक स्पेशलाइज्ड मेथड नहीं है, बट हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसको हम पहले भी देख चुके हैं, जिसे बोलते हैं हम डिवीजन मेथड, जो हमने देखा था अलजेब्रिक डिवीजन। मैंने इसलिए ही इससे पहले करवाया था क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इसके अंदर आता है, क्योंकि हमें कभी भी इसके जीरो निकालने होते हैं ना,
तो हमारे पास कोई एक स्पेसिफाइड मेथड नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हम उसके अंदर डिवीजन करके ही उसके जीरो निकालने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, इस अल्फा बीटा और गामा के बीच में जो रिलेशनशिप बनने वाली है, जैसे हमने बायनोमियल में देखी थी, उसी तरह हम ट्राइनोमियल में भी देखने वाले हैं कि किस तरह उसकी रिलेशनशिप बनती है। देखिए यहाँ पर मैं रिलेशनशिप की बात करता हूं, तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब तीनों जीरो को यदि मैं ऐड कर दूं, तीनों जीरो को यदि मैं ऐड कर देता हूं तो इसका आंसर आता है -b/a। अब मैं क्या कर रहा हूं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, मतलब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है c/a। क्या आता है हमारे पास, c/a। अब मैं क्या कर रहा हूं, तीनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अल्फा बीटा और गामा तीनों का मल्टीप्लाई करने पर मेरा आंसर क्या आता है, d/a, माइनस का d/a। देखिए पहले में माइनस है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में माइनस है। वहां पर भी हमने देखा था, पहले में माइनस था, दूसरे में माइनस नहीं था, और यहाँ पर यदि तीसरा हमने लिया है तो तीसरे के अंदर भी माइनस है, अच्छा b को हमने क्या बोलेंगे, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, a को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ पर c को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, और यहाँ पर a को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर d को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म्स, और a को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब यहाँ पर इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप आ चुका है। तो अब हम इस चैप्टर के अंदर केवल इसके जीरो निकाल के देखेंगे, अब किस तरह निकाला जाता है, और मोनोमियल के जीरो निकाल के देंगे। बायनोमियल के जीरो हम क्वाड्रेटिक के अंदर निकालने वाले हैं, जिसका हम एक फ्रेश लेक्चर बनाने वाले हैं।